हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, जैसे ही आपको पता है कि अपन इस चैनल के ऊपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। उस अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं कि रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी कि जब वो रेप्लिकेशन होता है तो उसके लिए कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप सबके सामने आवश्यक पदार्थ लिख दिए हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा और यहाँ से सीधा सीधा आपके सामने क्वेश्चन बन के आ जाएगा। पहले कौन सा आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है हेलिकेज एंजाइम। जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं इसी सीक्वेंस में इनका काम भी होता है। ठीक है, पहले आप देखिए, सबसे पहले नंबर पर जरूरत होती है हमें हेलिकेज नाम के एंजाइम की। और हेलिकेज नाम का एंजाइम क्या करता है, दोनों लड़ियों को खोलता है। डीएनए जो है डबल हेलिक्स संरचना होती है कुछ इस तरीके से, जैसे आप देखते हैं अपने आसपास जो रस्सी होती है वो गुथी हुई रहती है, दो लड़ियां उसकी हमें दिखाई देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। तो दो लड़ियों को जब वो अनवाइंड करने का काम करता है, यानी कि खोलने का काम करता है, वो कौन सा एंजाइम करता है, हेलिकेज नाम का एंजाइम करता है। ये उनको अनवाइंड करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे देते हैं, अनवाइंडेज नाम का एंजाइम भी अपन इसे कह देते हैं। कई बार यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम ना आके अनवाइंडेज नाम का एंजाइम भी आ जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे पहले दोनों लड़ियों को खोला जाएगा। दूसरे नंबर पे देखना, सिंगल स्ट्रैंडेड वाइंडिंग प्रोटीन यानी कि एसएसबीपी प्रोटीन भी होती है। इसका काम क्या होता है कि जो लड़ियाँ पृथक हो चुकी हैं उनको एक दूसरे से पृथक बनाए रखना। यानी कि रस्सी को मैंने ऊपर से खोला तो वो रस्सी क्या करती है, वापस से डीएनए जो करता है वापस से कॉइल होने की कोशिश करता है, यानी कि वापस से दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है, कुंडलित होने की कोशिश करता है। तो कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उसको रोक के रखे। वो काम कौन करती है, ये एसएसबीपी करती है, जिसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि ये वहाँ पे बाइंड हो जाती है और बाइंड होने के बाद उसको वापस से कॉइल्ड नहीं होने देती। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, जब उसको बाइंड नहीं होने दिया जाएगा तो अगला एंजाइम आता है हमारे सामने टोपोआइसोमरेज, या फिर जिसे अपन कहते हैं क्या, गाइडेज नाम का एंजाइम। ये क्या करता है, वापस समझिएगा, उस रस्सी को मैं खोल रहा हूँ, खोलने के बाद मैंने एक एसएसबीपी वहाँ पे लगा दी जिससे कि वो वापस से कॉइल्ड नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी आप रस्सी को खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक तनाव बन जाता है, यानी कि इस जगह जॉइंट पे क्या बन जाता है, एक तनाव बन जाता है। जिससे देखिएगा यहाँ पे मान के चलिए ये रस्सी है मेरे सामने, ठीक है। इस रस्सी को जब मैं इसे खोलूंगा तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, तनाव बन जाएगा, टेंशन बन जाएगा, यानी कि वहाँ पे वो थोड़ी टाइट हो जाती है। उस टाइटनेस को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इस टोपोआइसोमरेज का या फिर इस गाइडेज नाम के एंजाइम का यूज़ किया जाता है। लड़ियों में आए तनाव को कम करने का काम कौन करता है, ये करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी 100%। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली क्या है कि जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है इसको तो यूज़ किया जाता है कहाँ पे, यूकैरियोट्स के अंदर। यानी कि जब यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो कौन सा एंजाइम काम आता है, टोपोआइसोमरेज काम आता है। और जब वही रेप्लिकेशन हो रहा है प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कौन सा एंजाइम नाम बदल जाता है, उसका गाइडेज नाम का एंजाइम उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला एंजाइम काम आता है वहाँ पे कौन सा, फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम। फास्फोराइलेज जो एंजाइम है वो काम करता है फास्फोरिलीकरण का। फास्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है कि फॉस्फेट की नंबर्स हमें बढ़ाने हैं। जैसे एक तरीके से आप समझिए कि जो एएमपी होती है या कि जो मोनोफॉस्फेट होते हैं उनके अंदर हमें फॉस्फेट अणु जोड़ने होते हैं, उस क्रिया को अपन फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। उस फॉस्फोराइलेशन को हम या फिर अपन कह देते हैं एक्टिवेट करना भी होता है, फॉस्फेट अणु को एक्टिवेट करना। तो ये क्या करता है, डीएएमपी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, डीएटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एएमपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब है एक, मोनो का मतलब क्या है, एक, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एटीपी के अंदर। यानी एटीपी में टी आ रहा है, टी का मतलब है ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ गए, 3 मॉलिक्यूल आ गए। यानी कि हमने क्या किया, एएमपी को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमने एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को क्या किया, ऐड किया है। इस प्रक्रिया को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम का काम क्या है, एएमपी को एटीपी के अंदर परिवर्तित करना। आगे देखना, अगला एंजाइम आता है पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है कि जो डीएटीपी हमने बनाया था, जो एटीपी हमने बनाया था उसको वापस से किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं अपन, एएमपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मोनोफॉस्फेट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज़ आ रही है सामने, पहले अपन एएमपी से एटीपी बना रहे हैं, वापस अपन एटीपी से एएमपी बना रहे हैं। तो देखिए इसका यूज़ है, यूज़ क्या है कि जब हमने एएमपी से एटीपी बनाया था तो हमने उसके लिए कुछ एनर्जी दी थी, लेकिन जब एटीपी से एएमपी बना उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई। और ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है जिसका यूज़ ये डीएनए रेप्लिकेशन में अपना कर लेता है। ठीक है, जब हमने एएमपी से एटीपी बनाया तो थोड़ी कम ऊर्जा देनी पड़ी, लेकिन जब एटीपी जब एएमपी के अंदर कन्वर्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली और इसका काम चल गया। आगे बढ़ना, अगला एंजाइम आता है आरएनए प्राइमेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या काम करता है, आरएनए प्राइमर को जोड़ने का काम करता है। आरएनए प्राइमर कहाँ पे जुड़ता है, डीएनए की एक लड़ी के ऊपर टेम्पलेट के रूप में जो लड़ी बनती है उसके ऊपर आरएनए प्राइमर जाके जोड़ता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है। अभी क्रियाविधि के अंदर अपन देखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट है, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन जहाँ से बनेगा रेप्लिकेशन के अंदर से, तो वो जो पॉइंट निकल के आता है वो ये पॉइंट निकल के आता है। यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेगा देखना। डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन के लिए स्टार्ट होता है। और इसमें देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं
और यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 5 प्रकार के हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नाम उनका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट नाम का जो एंजाइम होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए थोड़ी सी जगह मुझे यहाँ पे मिल रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इस पॉलीमरेज फर्स्ट नाम के एंजाइम को कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था सबसे पहले। किसने खोजा था? कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले खोजा था और इसीलिए इसे कॉर्नबर्ग का एंजाइम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस 2024 के अंदर पूछा जा चुका है। आप पेपर खोल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में था और यही उसका राइट ऑप्शन भी था कि कॉर्नबर्ग का एंजाइम उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इनमें से फर्स्ट कोई काम का नहीं है, सेकंड भी खास काम का नहीं है, लेकिन थर्ड जो एंजाइम है वो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे प्रमुख होता है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन को कंप्लीट कराता है। आगे देखना, यूकैरियोट्स के अंदर हम बात करें तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। आपको केवल नाम याद रखने हैं इनके। 5 कौन कौन से हैं? देखिए, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है और एप्सिलॉन है। 5 प्रकार के हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है और एप्सिलॉन है। इसके बाद बात करते हैं तो 8th नंबर पे आता है हमारा अगला एंजाइम जिसको अपन कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम। देखना, इसका काम क्या है? आरएनए प्राइमर को हटाना। क्या काम करता है? आरएनए प्राइमर को हटाता है। जब डीएनए की लड़ी थी उस लड़ी के ऊपर सबसे पहले आरएनए प्राइमर जोड़ा था और जोड़ने का काम किसने किया था? आरएनए प्राइमेज नाम के एंजाइम ने या फिर आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम ने। अब प्राइमर ने क्या कर दिया? डीएनए की एक लड़ी को बना दिया, यानी कि जो टेम्पलेट के ऊपर डीएनए बनी थी उसको बनाने के बाद उस प्राइमर को वहाँ से हटाना भी जरूरी है। तो हटाने का काम कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियस करेगा। नाम याद रखिएगा, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर की तरफ से एग्जिट करेगा। उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि उसको एग्जिट करा दिया जाएगा बाहर से और आरएनए प्राइमर को हटा देगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम आता है वो कौन सा है? डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम, जो क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। कैसे काम करता है? तो देखिएगा, जब हम आगे क्रियाविधि पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड के ऊपर एक जो स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर टुकड़ों के अंदर डीएनए बनता है। कैसे बनता है? टुकड़ों के ऊपर डीएनए बनता है। अब जब टुकड़ों से डीएनए बनेगा, कैसे बनेगा देखना। जैसे ये डीएनए हमारे सामने था, ठीक है, इस डीएनए को क्या किया जाएगा? अनवाइंड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? देखिए, अनवाइंड कैसे किया जाएगा? इधर और इधर अपन अनवाइंड कर दिया। अनवाइंड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे तो कंटिन्यूस बनेगा। कैसे बनेगा? कंटिन्यूस डीएनए बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है? टुकड़ों के अंदर डीएनए बनता है। अब टुकड़ों के अंदर जो डीएनए बन रहा है इसे अपन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अभी आगे मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और इस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को जोड़ना भी जरूरी है। अगर ये नहीं जुड़ेगा तो डीएनए टेम्पलेट कोई काम का नहीं है, या फिर मैं कह रहा हूँ नया जो डीएनए बना है वो कोई काम का नहीं है। तो इनको जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम भी करता है। ठीक है, तो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम करता है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको क्रियाविधि बता दूंगा और कंप्लीट आपका एप्लीकेशन है जो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीडीएफ आपको इसको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, चैनल जाके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।